निखिल जी, एग्जाम टेजी में आपका स्वागत है। और सबसे पहले जेएनयू में एमए पीआईएसएम में एडमिशन के लिए बहुत बहुत बधाई हो। सो थैंक यू। निखिल जी, आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए, छोटा सा, कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, और इसके बाद फिर हम लोग जो है आगे डिस्कशन करेंगे। तो जी सर, मैं सर बॉर्न हुआ था वो बनारस के पास डिस्ट्रिक्ट है चंदौली। वहीं से मेरी प्राइमरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी तक हुई। उसके बाद मेरा एडमिशन डीयू के केएमसी कॉलेज में हुआ। वहाँ हम्म। से मैं एमए बीए पॉलिटिकल साइंस कर रहा था, ऑनर्स। और उसके हम्म। बाद उसके साथ ही इस साल मेरा एमए पॉलिटिकल साइंस पीआईएसएम में हुआ है, जेएनयू में। यही हम्म। सर है मेरा। तो आपने इसी साल ग्रेजुएशन का भी एग्जाम दिया जी। था, है ना? जी सर। जी सर, अभी तो पास आउट हुआ हूँ इस साल। सो कब सोचा आपने, कब प्लान किया प्रिपरेशन करने का? प्लान तो सर थर्ड ईयर में शुरू में लग रहा था कि अब कुछ मतलब आगे के लिए करना है, तो तभी प्लान किया कि जेएनयू से मास्टर्स करने का एक अच्छा बैकअप रहेगा। तो मैंने इसलिए हम्म। सोचा कि मैं एकेडमिक्स में भी अगर आपको आगे जाना है तो वहाँ जेएनयू से मास्टर्स इंडिया में तो बेस्ट है। तो मैंने तब हम्म। से लास्ट 1 ईयर से लगभग सोच रखा था, थर्ड ईयर में सोचा है मतलब ये बात। हम्म। सो देखिए, जो नया डेट शीट आया था एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसमें ये बोला गया था कि जून में एग्जाम होने हैं। और पिछले 2-3 वर्ष को अगर आप देखिएगा तो एग्जाम जो है थोड़ा सा डिले हो जाता था, तो उसमें स्टूडेंट्स को थोड़े से समय मिल जाते थे प्रिपरेशन करने के लिए। अब इस बार जून में एंट्रेंस एग्जाम होना है, और वो पीरियड होता है जब आपके सेमेस्टर्स के भी एग्जाम होते हैं ग्रेजुएशन में। जी। इसके बारे में आपने क्या प्लान की, क्या सोचा, कैसे होगा, कैसे कीजिएगा? जी सर, चूंकि इस बार सर एनटीए ने पहले से बता रखा था कि वो एग्जाम इस बार टाइम पे ले लेंगे। तो हम्म। हमें भी वो अंदाजा था कि सेमेस्टर के साथ वो ओवरलैप हो जाएगा। तो हम्म। हमने सेमेस्टर के लिए अपने नोट्स बना रखे थे, जितने भी थे, और वो भी ओवरलैप करता है हमारे सीयूटी पीजी से। तो नोट्स बना रखा था ताकि लास्ट टाइम दिक्कत ना हो, ज्यादा हरी अप ना हो, मैस ना हो। इसलिए वो अपना उस नोट्स बना रखा था। लास्ट सेमेस्टर एग्जाम से 10 दिन पहले सेमेस्टर की अच्छे से पढ़ाई की। एग्जाम तो मतलब सब्जेक्टिव था तो हो गया अच्छे से, उसका कोई इशू नहीं। हम्म। और जी सर। सीयूटी के प्रिपरेशन के लिए फिर क्या, क्योंकि देखिए आपका जो ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है। जी हालांकि आपके सिलेबस ओवरलैप होते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर हम प्रिपरेशन की बात करें, सब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है कि उसमें बोल दिया जाएगा कि हाउ डू यू आर्ग्यू, हाउ डू यू एग्री विद द जॉन रॉल्स के डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस को लेकर। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है कि वो काफी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं, तो आपको प्रिपरेशन भी उस तरीके से करनी है। तो जी आपने स्विच कैसे किया कि हाँ, सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ जो है मुझे एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी है? सर, वो स्ट्रेटेजी पहले से ही थी कि चूंकि हमें पता है कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, तो स्ट्रेटेजी पहले से थी कि हम जितने फैक्ट बेस्ड चीजें हैं उनको एक एक नोट्स में प्रिपेयर कर लिया है, ताकि लास्ट में फैक्चुअल डाटा में ना दिक्कत हो। कॉन्सेप्ट के लिए बुक्स पढ़े, अच्छे से बुक्स पढ़े, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, क्योंकि इस जब जो पैटर्न चल रहा है एनटीए द्वारा, जो हमारे सीयूटी में पैटर्न काफी चेंज हो गया है। पिछले साल जो पैटर्न था उससे अचानक स्विच हुआ, इतना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो मेरा पहले से था कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था, जिनके जिनका बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए दिक्कत हो सकती है, तो मेरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी थी। तो मैं फैक्चुअल चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, ताकि उनके नोट्स बना रहा था, पहले से ही कर रहा था ये 6-7 महीने से पहले से, हम्म। ताकि लास्ट डे में हरी अप ना हो, मेस ना हो। तो बुक्स रीडिंग कॉम्प्रहेंसिवली की थी, और चूंकि मेरा सब्जेक्ट भी वही था, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था, तो इसकी वजह से हो पाया ये सब और अच्छे से। जी तो सर। अगर मान लीजिए एक सवाल पूछते हैं कि ऑन एवरेज आपके हिसाब से जिनका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है, जी, तो कितना समय देना चाहिए, कितने मंथ की प्रिपरेशन होनी चाहिए, और पर डे ऑन एवरेज कितना समय देना चाहिए? अगर आपका बेस अच्छा है, ठीक ठाक बेस है, आपने 2 साल पढ़ा हुआ है लास्ट का, ऐसा हम्म। नहीं कि अब एकदम छुआ भी नहीं और फिर अचानक से। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा लिखा है तो 6-7-8 महीने ठीक है, 6-7 महीने बहुत है।
लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो कम से कम 8 महीने ऑन एवरेज 5-6 घंटे तो करने होंगे, क्योंकि आपको बुक्स को के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने नए शुरू किया है तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनानी पड़ेगी, फैक्चुअल डाटा रटना पड़ेगा, कुछ चीजें हैं जो स्पेसिफिक हैं, और उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज व सीरीज देने पड़ेंगे। तो उसके लिए आपका प्लान कम से कम 7-8 महीने का कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए मिनिमम। जी सर। सो इसके साथ एक और सवाल जैसे मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने नोट्स मेकिंग पे स्ट्रेस दिया जी है ना। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो अब क्योंकि आपका ग्रेजुएशन भी डीयू से हुआ है, केएमसी से आपने किया है, केएमसी नॉर्थ कैंपस में तो अपने आप जी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। सो वहाँ पे है कि कॉम्पिटिटिव लेवल तो रहता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर बात करें उन स्टूडेंट्स के पास जिनके पास मान लीजिए केएमसी या डीयू के जैसे फैकल्टी नहीं है, ना रीडिंग मटेरियल है, ना स्टडी मटेरियल, तो कौन कौन से रेफरेंस बुक आप सजेस्ट करना चाहिएगा इन टर्म्स ऑफ सिंपल लेवल पे, जो स्टूडेंट्स है जिसको रेफर कर सकते हैं। बुक सर, बेसिक्स जो मार्केट में है, जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए ओपी गावा इनफ है सर, और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए ओपी गावा, फिर पॉलिटिकल थ्योरी के लिए भी ओपी गावा से हो जाएगा, या फिर अशोक आचार्य राजीव भार्गव वाली वो बुक अच्छी है, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी दी रखी है पॉलिटिकल थ्योरी में। उसके बाद जो आईआर के लिए है, तो आईआर के टॉपिक सर पहले जेएनयू जिस तरह से जेएनयू खुद कराता था, तो आईआर के ज्यादा टॉपिक्स थे, अब आईआर के बहुत लिमिटेड टॉपिक है, तो अगर अब आप खुद। बोले उन लोगों ने सिर्फ रियलिज्म और लिबरलिज्म पे जी सर, कॉन्सेंट्रेट जी सर। किया है। तो आप बस उसके नोट्स बना लो, और उनके जो मेन थिंकर है, मेन बुक्स हैं सर, कॉन्सेप्ट बुक्स पे बहुत स्ट्रेस देना है, क्योंकि बुक्स और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, और इसी में बच्चे फंस जाते हैं। तो बुक्स का नाम, कौन ऑथर है, और लगभग एक सीक्वेंस वाइज आपके माइंड माइंड में हो कि कब बुक कौन सी आई है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन पूछ देते हैं तो उसमें अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर और क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल, डेट डेट वेट पे स्ट्रेस दे रहे हैं। तो फैक्चुअल डाटा में ये सब वो एक बार अगर बना लेते हैं नोट्स, तो क्या रहेगा, जब रिवाइज करेंगे तो एक लाइन से उन्हें याद हो जाएगा वो चीजें, वो माइंड मैप बन जाएगा। वो माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है सर, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ये भी होना बहुत ही जरूरी है। और बाकी बुक्स सर, पब्लिक एड का 2-3 है, तो ई ज्ञान कोर्स का मटेरियल मिल जाएगा। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए भी वही इग्नू का मटेरियल इनफ है सर, वो मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल है नेट पे। जी। तो निखिल जी, अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आपका स्कोर भी अच्छा आया है, जेएनयू एडमिशन में आपका रैंक भी काफी अच्छा है। जी सो क्या लगता है आपने क्या अलग किया था जो इतना अच्छा स्कोर आया, रैंक आया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको आपने जितनी भी मेहनत की है उसमें से जैसे ये लगता है कि मैंने ये काम अच्छा किया जिसके कारण रैंक अच्छा आया, तो वो क्या हो। सर, एक तो मैं कंसिस्टेंट रहा हूँ सर, ये एक चीज है। मैं पूरे साल पिछले 6 महीने से मैंने कंसिस्टेंटली पढ़ाई की है। मेरे 6 घंटे में पढ़ता था तो मैं पढ़ता था, और स्पेसिफिक ये था कि टेस्ट सीरीज दी, और यूजीसी नेट के कुछ पेपर निकाले, उनको दिया, ताकि एट द एंड यूजीसी नेट का लेवल थोड़ा हाई होता है, बट आप प्रिपेयर रहिए वर्स्ट के लिए, क्योंकि आप एग्जाम में जाते हो, किस तरह का सेटर है, किस तरह के लोग वहां बैठे हुए हैं क्वेश्चन सेट कर। इस बात तो सर आपको पता ही होगा कि इस तरह कट ऑफ कितने गिर गए हैं, और पेपर का पैटर्न ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। तो आप इतना कॉम्प्रहेंसिव पढ़ाई करिए कि आप बैठे तो आप कॉन्फिडेंस में रहें, पेपर देखने के बाद भी पैनिक ना करें। और अगर आप अच्छा आराम से बैठ के सोचते हैं, समय देते हैं, 2 घंटे इनफ होता है पेपर के लिए, तो वहां अगर आपका पढ़ाई अच्छा, कॉन्सेप्चुअलिटी अच्छी है, तो आप इलिमिनेट करके कई आंसर्स जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो सही कर लेंगे। तो काम रहिए, पीस रहिए, और पढ़ाई कंसिस्टेंट करिए। लास्ट के 3-4 महीने तो आपको मतलब सीरियस पढ़ना ही होगा, क्योंकि नेचर बहुत चेंज हो गया पेपर का, पहले की तरह रहा नहीं कि थोड़े क्वेश्चन ऐसे आते थे कि लोग निकाल लेते थे। तो पहले सर थोड़े ये डायरेक्ट भी आते थे तो हाँ आसान था। जी सर, और जो मतलब बैकग्राउंड से नहीं, पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे, उन्हें थोड़ा ये था कि डाटा से हो जाता था, बट अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उन्हें भी चाहिए। तो एक बार वो सब बना ले, और लास्ट के 2-3 महीने आपका सर भी टेस्ट सीरीज चलता होगा, आपके टेस्ट सीरीज का भी वो फायदा उठा सकते हैं लेके, और आपके कंटेंट भी अच्छे हैं, मैंने भी थोड़ा देखा था, मिल गया था। तो अगर वो कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करे इस तरह,
और एक नोट्स जरूर बनाए, क्योंकि नोट से क्या होता है कि आपका हर चीज एक जगह हो जाता है, लास्ट दिन आपको रस न करना पड़ता है। तो ये है, और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, बस इतना ही कंसिस्टेंसी इसकी। हम्म। एक निखिल जी, आपने जो बात बोली उसमें मैं जनरल जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक ऐड कर दूं कि यूजुअली जो एमए का एंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर करते हैं। अब मान लीजिए वो जेएनयू के हैं, ठीक है, तो ऑल्दो अगर मान लीजिए आपने सिलेबस उठा के देख लिया बीए का, लेकिन जेएनयू के प्रोफेसर जो है उसी लेवल के क्वेश्चन सेट करेंगे जो उनको समझ में आती है, तो मास्टर लेवल का ही हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इतना डिफिकल्ट तो बीए में हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो प्रोफेसर जो टीचर्स सेट करे, फॉर एग्जाम्पल डीयू की ही अगर हम बात करें, तो जो सीयूटी का एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसमें केएमसी या रामजस या हिंदू के प्रोफेसर बैठ के नहीं करते हैं, वो नहीं। फैकल्टी ऑफ लॉ के या फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के जो पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है उसके टीचर्स बैठ के सेट करेंगे। जी सर, जी तो आप उनको कोई भी टॉपिक दीजिए, उनका डिफिकल्टी लेवल तो थोड़ा इंक्रीज हो ही जाता है। सो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपने बात बोली कंसिस्टेंसी की, तो ये चीज हमने देखा है कि जितने भी कैंडिडेट जो है वो कंसिस्टेंट है। मान लीजिए अगर एक दिन मैंने 5 घंटे पढ़ाई की, ऑन एवरेज 4 आवर का समय है, अब किसी दिन अगर नहीं समय मिला तो 1 घंटे भी कम से कम पढ़ाई कर लिया तो जी उसका कुछ ना कुछ फायदा होता है, एक रिदम बिल्डअप होता है। जी 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 एक निखिल जी आपसे एक और पूछना चाहूंगा कि आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किया था और प्रीवियस पेपर्स को देखा था, तो क्या सिर्फ सीयूटी जेएनयू डीयू के ही पेपर्स को देखा था या कोशिश किया था अपने अदर यूनिवर्सिटीज के भी पेपर्स को देखने का कि कैसे पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे टॉपिक बाय टॉपिक? सर, मैंने जामिया का देखा था, क्योंकि मैं जामिया का भी एग्जाम दे रहा था, और मेरा जामिया में भी सर होपफुली रैंक 1 है, उसमें भी जनरल कैटेगरी से। तो उसका पेपर देखा हुआ था, बीएचयू का कुछ पढ़ा हुआ है ओल्ड पेपर उनके साइट पे। डीयू का देखा हुआ था, क्योंकि डीयू का लेवल अच्छा था पिछले बार भी क्वेश्चन पेपर का। और जेएनयू का 2-3 साल का जो एनटीए करा रहा था 2018 से, वो देखा था। और 2 साल 3 साल पहले का, जब जब से यूजीसी नेट का, वो देखा था। मतलब रिसेंट 2-3 साल में जितने पेपर हुए थे टॉप यूनिवर्सिटीज के, वो सब देखा हुआ था। तो इसलिए जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो फ्रेम इन्हीं क्वेश्चंस में से होते हैं, बस उनका वो तरीका चेंज हो जाता है। तो अगर आपका 2-3 साल 4 साल के हर एक पेपर आपने किया हुआ है, तो आसान रहता है आपके लिए कि आप पेपर जब देने बैठते हो तो आप टैकल कर लेते हो उन चीजों को। और एक बार जैसे क्या है कि अगर 2 घंटे का पेपर होता है, तो एक बार आप जब एग्जाम नजदीक आए तो 2 घंटे में आप कोशिश करिए कि एग्जाम को, उसको सीरियस, कोई भी मॉडल पेपर निकाल लीजिए, उसको सीरियस लीजिए। तो उससे क्या होगा कि एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी, और जब पेपर में आप बैठेंगे तो पैनिक नहीं करेंगे। हम लोग का पेपर इस बार बहुत टफ था, लेकिन ये था कि हम जब बैठे तो पैनिक नहीं किए। जितने इजी क्वेश्चन थे पहले वो किया, वो सही हो गए। और बाकी जितने हार्ड थे कुछ एलिमिनेट कर लिया, कुछ में गेस वर्क भी, इंटेलेक्चुअल गेस कर लिया। तो बाकी सर पेपर अच्छा हो गया। तो निखिल जी, जो मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज या मॉडल पेपर सॉल्व करने से एक तो टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है और दूसरा एक इवैल्यूएशन भी हो जाता है कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं जी तो सर। आप पैनिक नहीं करते। नहीं तो फाइनल एग्जाम में क्या होता है कि सडनली कोई ऐसे क्वेश्चंस, मान लीजिए 5 ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो सॉल्व नहीं हो रहे, तो सडनली वो एक प्रेशर बिल्डअप होने लगता है, उसके और कारण सर हम सही। बाकी बाकी क्वेश्चन पे भी सर वो इफेक्ट करने लगता है। तो उस चीज को प्रैक्टिस, मतलब आपका एक ही कहना है कि एग्जाम के पहले जितना एक्सपेरिमेंटेशन करना है कर लीजिए, जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिए कि एग्जाम के लिए आप 100% प्रिपेयर हो सके। जी सर, बुक्स कम रखिए सर, ये भी है। बुक्स बहुत ज्यादा, बच्चे 2-3 रेफरेंस रखते हैं, एक बहुत है किसी भी हम्म। अगर चीज। हम लोग भी सजेस्ट करते हैं कि जो एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रिपरेशन है उसमें आपको नोट्स कलेक्शन पे ध्यान नहीं देना है। आप एक ही सोर्स उठाइए, उसको जमकर पढ़ लीजिए कि जी सर। उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो मेरा छूटना नहीं चाहिए। नहीं तो ये चीज भी हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 5 एक ही टॉपिक पे 5 बुक्स पढ़ रहे हैं और रिटेन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, रिटेन। उसके आ रहे हैं तो ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर फायदा नहीं हो जाता है। तो एक ही सोर्स उठाइए, उसको 100% कंप्लीट कर लेना है। सर नोट्स का यही फायदा होता है कि आप रिटेन नहीं, जो चीज रिटेन नहीं हुआ आप नोट्स बना लिए तो रिटेन हो जाता है। इन सब का फायदा नोट्स का यही होता है। लिखने में भी याद हो जाती है और रिवीजन में भी आसानी जी होती सर, है। जी सर। वो लास्ट दिन पैनिक नहीं करना पड़ता है कि
आप रस कर रहे हो कि ये सोर्स नहीं पढ़ा, वो सोर्स, वो बुक नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, तो वो चीज हो जाता है सर। सो निखिल जी, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, अगर मान लीजिए 3 सजेशंस जो आप आने वाले टाइम में जितने भी स्टूडेंट्स वो प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, 3 सजेशंस बेस्ड ऑन योर लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, तो क्या रहेंगे? सर पहला सजेशन है कंसिस्टेंसी, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा। आप कोई भी एग्जाम हो सर, वही CUT PG नहीं, कोई भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जितना आप टाइम रोज देते हो वो दीजिए। आप अपने काम करिए, बट अपने का जो मेन फोकस है वो से वहां होना चाहिए। और एक है कि नोट्स बना लीजिए। नोट्स से बहुत फायदा होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है, बाकी सबका अलग अलग एक्सपेरिमेंट होता है उस पर। और प्रैक्टिस करिए सर। प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें उतना फायदा है। वो एंड डे में आपको रिजल्ट वही देगा। आप पैनिक हम्म। कर जाओगे लास्ट पेपर में, बैठ के पैनिक करने लगो, उससे अच्छा है कि आप पहले ही पैनिक कर लो, अपने आप को जज कर लो कि आप उस टाइम क्या कर सकते हो। ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही है। तो हम्म। यही है सर। और आराम से तैयारी करें, थोड़ा सा मेहनत, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी से हो जाएगा सर। हम्म। सो निखिल जी, अब आपके क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, तो कैसा लगा जेएनयू की क्लासेस, जेएनयू के टीचर्स जो आपके क्लासमेट आए हैं? जी सर, आज तो अच्छा लगा। आज पहला दिन था, काफी अच्छा लगा आज। कहीं EU और इंडिया का कुछ लेक्चर सीरीज भी चल रहा था, तो हमने वहां भी गए, वहां देखा, कॉलेज घूमा, काफी अच्छा लगा। जंगल सा है, बट अच्छा है। JNU के जंगल लोग बोलते हैं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत वहाँ प्रमोट की जाती है। चाहे कोई भी यूनियन हो, चाहे लोग हो, बोलने की आजादी सबको है वहाँ। हर वॉल्स पे कुछ ना कुछ नारे लिखे हुए हैं, आप वहीं से क्रांति लाएंगे। हम्म। काफी अच्छा लगा सर। मेरा मेरा मतलब ड्रीम भी था वहां जाना। और मतलब देखा तो लगा कि हाँ, अच्छी जगह है। एक शहर के बीचों बीच एक अलग सी दुनिया है जेएनयू। जी सर। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि आपके अलग अलग जगह से आपको क्लासमेट्स मिलेंगे, तो उसको एज ए आप हर एक क्लासरूम का एज ए मिनी इंडिया भी समझ सकते हैं। आपके हाँ, तमिलनाडु फ्रेंड्स होंगे, केरला से होंगे, मणिपुर से होंगे, पंजाब से होंगे, तो सभी कल्चर्स को आप वहाँ देखने को मिलेगा। डाइवर्सिटी है वहाँ। हर तरह के लोग दिखेंगे, हर तरह की भाषा बोली जाएगी, हर तरह के विचारधारा है वहाँ। हर तरह की हम्म। विचारधारा को प्रमोट किया जा रहा है। और यहाँ जैसे DU में था, DU का कैंपस जो है ओपन कैंपस है, तो इसमें वो एक्सप्लोरेशन हम नहीं कर पाए। क्लोज कैंपस में ये फायदा होता है कि हम ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे और चीजों। देखिए, जेएनयू की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। जी सर। ठीक है, केएमसी में क्या होता है, अब जैसे मैंने अपनी पढ़ाई रामजस से जी। की है, जी सर। क्लास अटेंड किया, सुबह 8:30 से क्लास हो रहा है, 1:30 बजे तक क्लास हुआ, फिर अपने अपने घर। जी सर। दिल्ली में क्या था कि क्लास के बाद फिर आप क्लासमेट्स के साथ बैठते हैं, फैकल्टीज आपको मिल जाएंगे, उनके साथ आप बातें करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो एक इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे आप उनके साथ 24/7 इंटरेक्ट करते हैं। जी तो वो सर। 24/7 एक, आप जैसे आपने बोली कि अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग विचारधारा सिर्फ पॉलिटिक्स से नहीं, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के कारण भी आते हैं, तो वो भी विचारधारा का आदान प्रदान होता है, जिसका जी। बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। जी सर। और UPSC के लिए भी सर वहाँ माहौल काफी अच्छा है। अगर जो UPSC एस्पिरेंट है, PISM तो सर बहुत ज्यादा लेते हैं UPSC वाले, तो वो भी है। हम्म। मतलब बेस्ट है सर वहाँ। अगर आप पहुँचते हो तो अच्छा है। कोशिश करें, अगर मतलब जो कर रहे हैं वो JNU से, तो बहुत अच्छा। हॉस्टल भी और अफोर्डेबिलिटी भी है। आप अफोर्ड हम्म। कर पाएंगे उन चीजों को। जैसे हम लोग हैं गांव के बैकग्राउंड से, अब यहाँ आके रूम लिए, फ्लैट लिए, उनका खर्चा, खाना का खर्चा, खुद बनाना, टाइम वेस्ट उसमें हो जाता है। और वहाँ क्या है कि आपको हॉस्टल में चार्ज देना है बस। हॉस्टल फीस बहुत बेर मिनिमम। तो एक माहौल है बहुत अच्छा पढ़ने के लिए, तो बहुत अच्छा माहौल है वो। चलिए निखिल जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, ठीक है, हम लोगों से बातें की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे जो भी करना चाहें सब में सफल हो। और आपके द्वारा दिए गए जो सुझाव है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे जो हैं उसको भी फॉलो करेंगे, और आपकी बातें सुनकर अगले साल बहुत भारी मात्रा में लोग जेएनयू पहुंचेंगे। सो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।